Hello friends.
तो इसमें एग्जाम्पल जो आपको मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे? तो एग्जाम्पल जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे आपका, ये थोड़ा सा सही कर लो इसको, चलिए अब देखिएगा यहां पर, अब देखिएगा यहां पर आप देखेंगे तो जटिल लवण की जब हम लोग बात करेंगे तो जटिल लवण का मतलब होता है कि इसमें एक जटिल मूलक उपस्थित रहता है और जो घोल में भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। अ साल्ट इन विच ए कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स इज प्रेजेंट एंड विच मेंटेन इट्स सेपरेट एग्जिस्टेंट इवन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। फॉर एग्जांपल तो पोटेशियम फेरोसाइनेट, ये आपका जटिल लवण है। पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड एंड डाई अमीनो सिल्वर क्लोराइड, ये सारे के सारे जो हैं वो कौन से हैं? आपका जटिल लवण है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है आपका लवणों के उपयोग। तो लवण कौन कौन से आपके जो डेली लाइफ में यूज होते हैं? तो सोडियम क्लोराइड, ये तो सब आपको पता ही होगा कि सोडियम क्लोराइड जिसको सामान्य नमक के नाम से भी जाना जाता है, और सोडियम क्लोराइड जो है वो पर्टिकुलर आपका खाने में इस्तेमाल होता है, तो मानव आहार का आवश्यक अंग है, तो एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट। और किसमें उपयोग किया जाता है? तो अचार के परिरक्षण में, इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द पिकल्स, एंड किसके संरक्षण में? मांस और मछली के संचारण में किया जाता है, इन द कोरोजन ऑफ मीट एंड फिशेस, इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी केमिकल कंपाउंड। तो बहुत सारे रासायनिक यौगिक जो है वो आपका सोडियम क्लोराइड के द्वारा बनाए जाते हैं, तो एक सामान्य लवण की श्रेणी में आता है। दूसरा जो लवण है वो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपको पता होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट की जब हम लोग बात करेंगे तो इसको खाने का सोडा कहा जाता है, या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उपयोग आपको याद रखना है कि रसोई घर में होता है, पेट की अम्लता को कम करने में होता है, और औषधि के रूप में इसका उपयोग होता है, बेकिंग पाउडर के रूप में भी होता है, और अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है, किचन्स में, ठीक है, मेडिसिन में, रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ द स्टोमक एंड द बेकिंग पाउडर इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहां पर इसका इस्तेमाल होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे तो कौन सा मिलेगा? तो सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट के बारे में आपको जानकारी है कि इसको धावन सोडा भी कहा जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3 into dot H2O, कपड़ों की धुलाई में इसका उपयोग होता है, कांच के निर्माण में इसका उपयोग होता है, कास्टिक सोडा के निर्माण में इसका उपयोग होता है, अपमार्जक या डिटर्जेंट के निर्माण में इसका उपयोग होता है, और भी कई सारे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसके बनाने में सोडियम कार्बोनेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला कौन सा है? तो पोटेशियम नाइट्रेट। तो जहां भी नाइट्रेट वर्ड आ जाए तो आपको याद रखना है कि स्पेशली विस्फोटक जो पाउडर होते हैं या गन पाउडर होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। आतिशबाजी का सामान बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कांच उद्योग में उर्वरक के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है वो पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट का उपयोग कहां किया जाएगा? तो कॉपर सल्फेट के बारे में आपको याद रखना है कि इसका उपयोग डिसइंफेक्शन में किया जाता है, मतलब कीटाणुनाशी के रूप में किया जाता है। कहीं भी किसी सरफेस पर अगर कॉपर सल्फेट का विलयन छिड़क देते हैं तो वहां के कीटाणु मर जाते हैं। विद्युत लेपन में किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लांटिंग में इसका उपयोग किया जाता है, रंगाई और छपाई में इसका उपयोग किया जाता है, और साथ में कॉपर का जो शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ द कॉपर, उसमें कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। पोटास एलम आपको पता है कि फिटकरी होती है, सामान्य फिटकरी। तो इसका उपयोग कहां करते हैं? तो फिटकरी का उपयोग जल के शुद्धिकरण में करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में करते हैं, औषधि के निर्माण में करते हैं, रंगाई में रंग बंधक के रूप में किया जाता है, और शरीर के किसी हिस्से पर थोड़ा कट जाने पर खून का बहना रोकने में हम इसका उपयोग करते हैं। तो स्टॉपिंग ब्लीडिंग फ्रॉम ए माइनर कट ऑफ द बॉडी पार्ट। तो आपने देखा भी होगा कि बचपन में जो पुराने लोग आपका दाढ़ी बनाया करते तो एक फिटकरी का टुकड़ा रखते थे और उसको यहाँ पूरे गालों पर फेर लिया करते थे आफ्टर द शेविंग। तो लेदर इंडस्ट्री में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये अलग अलग आपके कुछ यूजेस दिए हुए हैं जो कि सॉल्ट से रिलेटेड है। अब देखिएगा एक बफर विलयन होता है। अगर आपसे पूछता है कि बफर विलयन क्या होता है तो आपको याद रखना है कि वह विलयन जो अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है और अगर उसमें कोई और हम अम्ल मिलाते हैं या क्षार मिलाते हैं तो वो अपनी अम्लीयता और अपनी क्षारीयता में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो ऐसे विलयनों को हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो कौन से विलयन होते हैं? आपका बफर विलयन होते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे रक्त के बारे में बात की जाती है तो रक्त जो है उसका जो पीएच मान है वो 7 से थोड़ा ज्यादा होता है, 7.42 से 7.45 के बीच में। तो वो कभी भी आपको याद रखना है कि वो कभी भी जनरली अपने
जैसे कितना भी हम अचार खा लें, लेकिन कभी भी उसकी क्षारीयता अम्लीयता में कन्वर्ट नहीं होगी, वो हमेशा जो विलयन रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका क्षारीय रहेगा, तो उसको बफर विलयन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो वह विलयन बफर विलयन कहलाता है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि सोडियम एसिटेट है, एसिटिक एसिड का मिश्रण क्या होता है, एक प्रभावी बफर विलयन है। जब उसे पानी में विलीन किया जाता है, जिस विलयन में बफर विलयन अंतर्विष्टित होता है, वो अत्यधिक मंद अम्ल के रूप में काम करता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? A solution which absorbs simple amount of an acid or basis without substantially altering its effective acidity of alkalinity is called a buffer solution. For example, a mixture of sodium acetate and acetic acid is an effective buffer solution when dissolved in water. आपको याद रखना है, the solution in which the buffer solution contain act as a very dilute acid. ये आपको याद रखना है। pH वैल्यू, तो pH वैल्यू का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको याद रखना है। और ये एक संख्या होती है जो पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करती है, और इसका जो मान होता है वो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगुणक के बराबर होता है। ओके, और इसको हम लोग जो डिनोटेट करते हैं वो इस तरह से डिनोटेट करते हैं, माइनस log 10। 10 जो है वो क्या है, आपका इसका बेस होगा। तो आपको याद रखना है, द pH वैल्यू इज अ नंबर which represent the acidity and alkalinity of the substance. Its value is equal to the logarithm of the reciprocal of concentration of hydrogen ion. तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना। और pH पैमाने का प्रयोग में लाने वाला या उसका पता लगाने वाला जो व्यक्ति था, उसका नाम आपको याद रखना है, दैट इज शोरेनस्टाइन। ठीक है। That occurs when a person blood changes to 0.2. किसी व्यक्ति के रक्त में अगर pH में 0.2 परिवर्तन भी हो जाता है तो उसकी मृत्यु होने की संभावना भी वहां बन जाती है। तो आपको याद रखना है, इसलिए तो आपका रक्त आपका जो रहेगा वो बफर विलयन रहेगा। उसमें कितना भी एसिड आप मिला दो, कितना भी क्षार मिला दो, उसकी जो क्षारीयता है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, वो कभी भी आपका चेंज नहीं होगी। ये आपको याद रखना है, इसलिए रक्त को बफर विलयन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब देखिए, यहाँ पीएच पैमाने कुछ आपके दिए गए हैं। जैसे पीएच के क्या क्या लक्षण है, तो पहला लक्षण है कि ताप के बढ़ने पर पीएच का मान घटता है। ये आपको याद रखना है कि जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पीएच की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। दूसरा, पीएच का मान हमेशा 0 से 14 के बीच में होता है। द वैल्यू ऑफ पीएच रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। आगे, जिन विलयनों के पीएच का मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं। मैंने बताया भी था कि पीएच के 7 से नीचे वाले, जैसे 7 है वाटर है, इसके नीचे वाले आप देखेंगे तो ये जितने के हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अम्लीय। और एक कलर कोडिंग भी आपको याद रखना है कि जितना ज्यादा रेड होगा वो उतना ज्यादा अम्लीय होगा, तो 0 है तो उतना ज्यादा अम्लीय होगा, और जितना ज्यादा नीला है वो उतना ज्यादा क्या होगा, आपका क्षारीय। और हरा कलर जो है वो किसको शो करेगा, तो आपको याद रखना है कि वो ना तो एसिडिक को शो करेगा ना ही क्षारीय वैसे शो करेगा, मतलब या तो अम्लीयता को शो करेगा ना ही क्षारीयता को शो करेगा। तो पीएच अगर 7 से कम है तो अम्लीय पदार्थ है, पीएच अगर 7 से ज्यादा है, इफ पीएच इज मोर देन 7 देन दिस इज नोन एज एल्काइलिन मैटर। ये आपको याद रखना। और जिन विलयनों के पीएच का मान 7 होता है उसे उदासीन कहते हैं। तो नॉर्मल वाटर जो होता है वो कैसा विलयन होता है, आपका उदासीन विलयन होता है। चलिए, तो पीएच के प्रकार, तो 2 तरह के प्रकार हैं। पहला कौन सा है, तो अम्लीय पीएच। अम्लीय पीएच का मतलब क्या हो जाएगा, तो दो सब्सटेंसेस हुज पीएच वैल्यू इज लेस देन 7 आर कॉल्ड एसिडिक पीएच। पीएच के वो मान जिनकी वैल्यू 7 से कम होती है उसे अम्लीय पीएच कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। दो सब्सटेंसेस हुज पीएच वैल्यू इज लेस देन 7 इज कॉल्ड एसिडिक पीएच। क्षारीय पीएच का मतलब होता है वे पदार्थ जिनकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है, आपका क्षारीय पीएच कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर आपके कुछ पदार्थों के पीएच मान दिए गए हैं, तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नींबू रस का जो पीएच मान होता है वो 2.2 से 2.4 होता है। सिरका का 2.5 से 3.4 होता है। शराब का लिकर 2.8 से 3.8 होता है। टमाटर का जूस जिसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है 4 से 4.4 होता है। बियर का 4 से 5.2 के बीच में होता है। कॉफी का आप देखेंगे तो 4.5 से 5.5 के बीच में होता है। अब देखिए मानव मूत्र का कितना होता है, तो 6.5 से 4.8 से 8.4 के बीच में होता है। लार का कितना होता है, तो 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। ओके, क्योंकि लार जो है वो क्षारीय है। देखो 7.5 लिखने का मतलब आप समझिएगा कि वो
7.5 और 6.5, देखो ध्यान से देना, 6.5 है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा आपका अम्लीय हो जाएगा, और अगर 7.5 है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा आपका क्षारीय हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो क्षार है, जब आप खाना नहीं खा रहे हैं तो वो लार है, जब आप खाना नहीं खा रहे हैं तो वो क्षारीय प्रकृति को शो कर रही है, और जब आप खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपका अम्लीय प्रकृति को शो करती है। दूध का कितना रहता है तो 6.4 रहता है, मानव रक्त का कितना रहता है 7.4 रहता है, प्योर वाटर का 7 रहता है, ठीक है। समुद्री जल का कितना होगा तो 8.4 होगा, आंसू का कितना होगा तो 7.4 होता है। तो डेली लाइफ के जो कुछ सब्सटेंसेस है जिनके पीएच वैल्यू आपके यहाँ पर दिए गए, ठीक है। ये स्केल दी गई है, तो इस स्केल को भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। 7 पे पूरा का पूरा ग्रीन है, और जैसे जैसे 7 से नीचे की तरफ जाता जाएगा वैसे वैसे इसकी ग्रीनरी कम होती जाएगी, येलो में कन्वर्ट होगा, ऑरेंज में कन्वर्ट होगा, फिर रेड में हो, फिर डार्क रेड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 7 वाटर का है, फिर ब्लड का है, फिर ये 7 वाटर का है, 7.4 ब्लड का होगा तो उस साइड जाएगा। तो 7 के बाद फिर आएगा 5.33, फिर ऑरेंज जूस का 4.17, लेमन जूस का 2.2, और गैस्ट्रिक जूस का जो रहता है आपका ऑलमोस्ट 1.5 से 2.2 के बीच में होता है। और गैस्ट्रिक जूस में आपका जो अम्ल होता है, जैसे आपके अमाशय में जो अम्ल की मात्रा होती है वो कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है दैट इज HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ओके। इसके बाद जो रहता है वो रहता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब इस साइड हम लोग जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ती जाएगी, तो क्षारीयता बढ़ेगी तो ये जो ब्लू कलर है वो आपका बढ़ता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्लू 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 ब्लू, और यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा बिल्कुल डार्क ब्लू हो जाएगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका जो पीएच वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 14 के इक्वल होता है। तो आप देखना 7 के इधर जितना जाएंगे तो जो एसिड है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहां पर मिलेगा आपको, यहां पर मिलेगा, और आपका जो वीक एसिड होगा वो कहां मिलेगा तो 6 और 7 के बीच में मिलेगा। और यहां से जितना ज्यादा आगे की तरफ जाएंगे तो यहां पर जो बेस है वो उतना ज्यादा क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो क्षार रहेगा, ठीक है, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा अगर वो 14 की तरफ जाएगा, ओके। तो पीएच वैल्यू अगर 14 की तरफ बढ़ रही है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और 1 की तरफ बढ़ रही है तो क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर भी कुछ अम्लीय पदार्थों के पीएच मान दिए गए, पहले भी दिए गए थे, ये भी दिए गए हैं, तो नोट डाउन कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 0 होता है, ऑलमोस्ट 0। बैटरी एसिड का 1.2 होता है, सेब सोडा का 3 होता है, अचार का 3.5 से 3.9 होता है, 5.6 से कम होता है एसिड रेन का। NaCl का आपका 7 होता है, बेकिंग सोडा का आप देखेंगे तो 8.3 ऑलमोस्ट। मैग्नीशिया के दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, अमोनिया का 11.5 से 14 हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है, लाइम का कितना होगा तो 12.5 होता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर दैनिक जीवन में पीएच के कुछ महत्व हैं, फिर डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है पीएच वैल्यू की, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है कि जैसे शरीर की हम लोग बात करते हैं तो हमारे शरीर में पीएच की जो वैल्यू रहती है वो 7 से 7.8 के अराउंड होती है। तो हमारा जो शरीर है वो इसी पीएच पर क्या करेगा, काम करेगा, और जितनी भी आपकी जैविक गतिविधियां हैं वो इसी पीएच रेंज में होती है। इससे ज्यादा रेंज अगर हमारी बॉडी की हो जाती है पीएच तो भी दिक्कत है, और इससे कम रेंज हो जाती है हमारी बॉडी के पीएच की तो भी वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपको याद रखना है कि शरीर में pH in the body, the range of our body remains functional only between 7 to 7.8. All biological activities of living beings take place in the range of this value. ठीक है। उदर में अम्लता, उदर का मतलब होता है कि हमारे पेट को खाना पचाने के लिए अम्ल की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो अमाशय है वो खाना पचाने के लिए आपका गैस्ट्रिक जूस निकालता है जिसमें आपका एक अम्ल होता है जिसको HCl के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, और यह अम्ल हमारे उदर को हानि पहुंचाए बिना हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। अपच होने पर उदर में अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न होती है जिससे पेट दर्द व जलन का अनुभव होता है। इससे मुक्त होने हेतु हम एंटासिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को क्या करेगा आपका उदासीन कर देता है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी था, कौन सा था आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। अवर स्टोमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पूछते हैं एग्जाम में। दिस एसिड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ अवर फूड विदाउट हार्मिंग अवर स्टोमक इन केस ऑफ dysphagia, acidity. HCl is produced in excess in the stomach due to which stomach pain,
and burning sensation is experienced. To get rid of waste like the antacid, milk of magnesia are used. Antacid neutralize the excess amount of acid. ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया कि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षारक का जो है वो हम लोग उपयोग करते हैं। आगे देखिएगा, दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब होता है टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब ये है कि हमारे जो खाना होता है उन खाने के जो रेसेस हैं वो दांतों में फंस जाते हैं, और दांतों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो पार्टी करते हैं, और बैक्टीरिया जब पार्टी करेंगे तो एसिड निकालेंगे, एसिड निकालेंगे तो जो दांत है उनका डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि दांत का जब डिके होना स्टार्ट हो जाता है तो दांतों का जो एनिमल है, दंत वल्क है, वो संचारित होने लगता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। मुंह का पीएच मान क्या होता है, 5 से 5.5 से अगर कम हो जाता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो वही तो लिखा है कि मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करके इस क्षय को रोका जा सकता है। लेकिन आपको याद रखना है कि यहां पर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, टूथपेस्ट का। और टूथपेस्ट जो होना चाहिए वो अम्लीय होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। देखो मुंह अम्लीय हो रहा है, एसिडिक हो रहा है, तो टूथपेस्ट की जो प्रकृति होगी वो कैसी हो जाएगी, आपकी क्षारीय हो जाती है। ये चीज आपको याद रखना है। ओके, चलिए, कीटों का डंक, ये तो पता होगा, मधुमक्खी, चींटी, कीड़े मकोड़े, कीटों के डंक अम्ल छोड़ते हैं। तो कौन सा अम्ल छोड़ते हैं, तो मैंने आपको बताया भी था कि वो जो अम्ल छोड़ते हैं उसे कौन सा अम्ल कहा जाता है, तो वो फॉर्मिक एसिड कहते हैं। जो हमारी त्वचा के संपर्क में आएगा और आने से हमारी त्वचा पर क्या होगी, आपका जलन और दर्द होगा, और उस समय हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ क्षारीय सब्सटेंस लगाना पड़ेगा। जैसे खाने का सोडा आप लगा लो, तो खाने का सोडा जो है वो आपका क्षारीय सब्सटेंस, तो उस जगह आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग कर सकते हैं, जो अम्ल के प्रभाव को क्या करेगा, उदासीन कर देता है। द स्टिंग्स of insects such as bees, ants or spiders releases acid. That acid is known as formic acid that comes in contact with our skin. Due to this acid there is burning and pain of the skin. If at the same time basis salt like sodium hydrogen carbonate are used in that place, then the effect of acid become neutral. ये आपको याद रखना है। अम्ल वर्षा, एसिड रेन, तो आपको पता होगा कि जो वर्षा होती है तो वर्षा के जल में या रेनिंग वाटर का जो पीएच वैल्यू है अगर मान लो कि लेस देन 5.6 हो जाता है, तो ऐसी वर्षा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ऐसी वर्षा को हम लोग अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अम्लीय वर्षा से फसल, जीव से लेकर पूरा पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। ये आपको याद रखना है। प्रदूषणों पर नियंत्रण रखकर अम्लीय वर्षा को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। भाई अम्लीय वर्षा होती क्यों है, इसका भी रीजन आप जान लो। हमारे जितने भी वाहन होते हैं उनसे कई गैसेस निकलती है, जैसे सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, और ये सारे के सारे जो ऑक्साइड जाते हैं वो कहाँ, ऊपर की तरफ जाएंगे, और वाटर के साथ अभिक्रिया करके या तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे या नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे। तो जैसे ही आपका ये अम्ल बनाएंगे, अम्ल जब पानी के साथ नीचे आएंगे तो यहाँ पर इनका पीएच वैल्यू अगर 5.6 से नीचे हो गया तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा का जो प्रभाव है पूरा का पूरा इकोलॉजी सिस्टम पर पड़ता है। समुद्र या फिर नॉर्मली झीलों के या एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं या जलीय जीव जंतु होते हैं, उन पर प्रभाव पड़ेगा। और जो चट्टाने, या चट्टाने नहीं बोल के आप इमारतें बोल सकते हैं कि जो संगमरमर की चमकीली इमारतें होती हैं उन पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और वो धीरे धीरे आपकी खत्म होने लगती है। तो ये आपको याद रखना है। मृदा का पीएच, तो जब भी हम कोई भी फसल बोएंगे तो फसल की टेंडेंसी पर ये डिपेंड करेगा कि भाई जो मृदा है वो मृदा अम्लीय है या क्षारीय है। अगर वो मृदा अम्लीय है तो उससे हम क्षारीय कन्वर्ट करेंगे, क्षारीय है तो उसे अम्लीय करेंगे या फिर उदासीन करेंगे। ये डिपेंड करेगा टेंडेंसी के ऊपर कि कौन सी फसल उसमें हो रहा है। सीधी सी बात है कि हमें सीधी सी बात है कि मिट्टी का क्या ज्ञात करना है, आपका पीएच मान। और जैसे ही आप मिट्टी का पीएच मान ज्ञात करेंगे तो वहां पर कौन सा उर्वरक, फर्टिलाइजर हमको इस्तेमाल करना है ये हमको पता लग जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर ये जो अम्ल और क्षार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो अम्ल, क्षार, लवण और पीएच वैल्यू, तो इनसे रिलेटेड आपके जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट मैंने आप लोगों को करा दे। हाँ, आपके सिलेबस में यहाँ पर लिखा हुआ है पीएच वैल्यू, उसके आगे लिखा हुआ है न्यूमेरिकल। तो मेरी ये सलाह है, हालांकि मैं कराऊंगा भी आगे 1-2 लेक्चर्स के बाद आपका पीएच पर न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, लेकिन मेरी ये सलाह है कि अगर आपको
पीएच वैल्यू से रिलेटेड कहीं भी न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं तो उनको कर लीजिएगा, सिंपल न्यूमेरिकल कीजिएगा, बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल करने की आपको आवश्यकता नहीं। तो अम्ल, क्षार और लवण वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो नया जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जिसको रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया को जिन शब्दों में या जिन संकेतों में हम लोग लिखते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिएगा, जब हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया आपको पता है कि आपके आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो जितनी भी आपकी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसमें क्या हो रहा होगा कि रिएक्टेंट होंगे, अभिकर्मक होंगे जो आपस में अभिक्रिया करेंगे, और अभिक्रिया करने के बाद क्या होगा, आपका उत्पाद बनेगा। ये आपको याद रखना है। उत्पाद सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। यहां भी रिएक्टेंट आपके सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पदार्थ की कोई भी स्टेट्स आपकी हो सकती है, पदार्थ की कोई भी अवस्था आपकी हो सकती है। और जब उस रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों, एरो, चिन्हों के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में काम आने वाले तत्व अथवा यौगिकों को उनके प्रतीक चिन्हों के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की जब हम लोग बात करेंगे तो ये तो आगे आएगा, लेकिन केमिकल इक्वेशंस की हम लोग बात करेंगे तो आपको याद रखना है द रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ देयर सिंबल इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, रासायनिक समीकरण में आपके तीन तरह के एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होगा आपका रिएक्टेंट, और दूसरा कौन सा होगा, उत्पादक, जिससे प्रोडक्ट कहा जाएगा। तीसरा जो होगा वो होता है आपका उत्प्रेरक। तीनों लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है अभिकारक। अभिकारक का मतलब जैसे मान लो कि ए और बी अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी को अभिक्रिया करने के लिए जो मजबूर कर रहा है या जो प्रेरित कर रहा है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपका कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दूसरा कौन सा होगा, कैटलिस्ट होगा, और तीसरा जो बनेगा वो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट। तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, तो दैट इज रिएक्टेंट, अभिकारक है। अभिकारक जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर? तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व, द एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। उत्पाद, प्रोडक्ट, अभिक्रिया के दौरान बनने वाले तत्व या यौगिक उत्पाद कहलाते हैं। द एलिमेंट और कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करने में सहायता करते हैं, मतलब अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं कि अभिक्रिया धीमी होगी या तेज होगी, उसके रेट को चेंज करने का जो काम करेंगे वो कौन करेंगे, आपका उत्प्रेरक करते हैं। चलिए अब देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के कुछ टाइप्स दिए गए, तो वो टाइप थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ना है। एग्जाम में दिए भी हुए हैं, आपकी अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस दी हुई हैं, वो केमिकल इक्वेशंस, रिएक्शंस दी हुई हैं, तो उनको मैंने एक ही स्लाइड में करके यहां पर पढ़ाने का प्रयास किया है। देखिए, अब देखेंगे तो अलग अलग तरह से आपकी केमिकल रिएक्शंस होती है। तो आप देखेंगे सबसे पहली जो है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, एडिशन। तो जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ए और बी, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा, यहां पर एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज AB। अब आप देखना, MgCl2 आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, आपका MgCl2। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, आपकी संयोजन अभिक्रिया। N2 जब 2H3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो अमोनिया बनेगा। कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो CO2 बनेगा। कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो यहां पर ये सारे के सारे अभिक्रिया के जो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी एग्जाम्पल जो हैं वो संयोजन अभिक्रिया के हैं, ठीक है। दूसरी कौन सी है, वियोजन। वियोजन का मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे। ए रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, दैट इज नॉन एज AB। तो AB को जब आप तोड़ेंगे तो वो किसमें टूटेगा, आपका A में टूटेगा और B में टूटेगा। ओके, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है, तो ये 3 प्रकार की। तो जब भी आप तोड़ेंगे तो तोड़ने के लिए आपके अलग अलग आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि यौगिक होगा, यौगिक के बॉन्ड टूटेंगे, और जब बॉन्ड टूटेंगे तो उनको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी किस रूप में मिल रही है, इस आधार पर
वियोजन, बिग अपघटन या बिग टर्न या डिकम्पोजिशन जो या डिसोसिएशन आपकी जो भी आपकी रिएक्शन है वो निम्न प्रकार की है। तो सबसे पहले कौन सी है आपका ऊष्मीय, ऊष्मीय अपघटन। तो इसका मतलब यहां पर आपको इसको गर्म करना होगा, ठीक है। तो जब भी आप अभिकारक को गर्म करेंगे, उसको उत्पादों में तोड़ेंगे, तो इसे ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। और रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर ब्रोकन डाउन इन द प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो आप देखिएगा ये CaCO3 को तोड़ेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन में जाएगा, तो PbNO3 का ट्वाइस PbO 4NO2 और O2 में ये चला जाएगा। ओके, चलिए दूसरा कौन सा है, प्रकाशिक अपघटन। प्रकाशिक अपघटन का मतलब समझते हैं ना कि यहां पर जो ऊर्जा होगी वो कौन सी होगी, आपका सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर कोई रिएक्टेंट ब्रेकडाउन हो रहा है, सच रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट ब्रेकडाउन इन द प्रोडक्ट व्हेन एक्सपोज्ड टू द सनलाइट, तो इसे प्रकाशीय अपघटन कहा जाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को काली बोतलों में रखा जाता है, पैक करके रखा जाता है ताकि सूर्य का प्रकाश वहां तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर पहुंचा तो वो सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड में वो आपके टूट जाते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट कृत्रिम वर्षा कराने, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग चुनाव की स्याही में होता है। सिल्वर हाइड्रेट का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। तीसरा कौन सा है, तो विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मतलब कि कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, और जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो अभिकारक जो है वो उत्पाद में टूट जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि द रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इन द प्रोडक्ट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन सच ए रिएक्शन। ये आपको याद रखना है कि जब H2O को हम लोग तोड़ेंगे तो 2H2 और O2 आपस में अभिक्रिया करेंगे। ये 2H2 को तोड़ेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन गैस में। इसको विद्युत धारा अपघटन या विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अब देखिएगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापित कर देना, डिस्प्लेस कर देना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे, जैसे आप देखेंगे यहां पर आपके दो एग्जांपल है, एक 2HCl है, दूसरा 2K है। तो आप देखेंगे Cl जो है वो K के पास आना चाहेगा तो Cl यहां से विस्थापित हो जाएगा, और विस्थापित होकर कहां पहुंच जाएगा, आपका K के पास। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर ये नया प्रोडक्ट आपका बनेगा। ऐसे ही आपका 6 इसमें बनेगा सिल्वर आयोडेट के साथ, सोडियम के साथ, और साथ में किसके साथ बनेगा, आपका कैल्शियम के साथ बनेगा। तो आप यहां पर जो रिएक्शंस देख रहे हैं, ये सारी की सारी जो रिएक्शन है वो कैसी है, आपका विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, ये सिंगल विस्थापन है, एकल विस्थापन। एकल विस्थापन का मतलब होता है कि एक ही तत्व पहुंच रहा है। जैसे ये X है, ये X ही पहुंच रहा है कहां पर, आपका इसके पास में, लेकिन यहां से कोई भी एलिमेंट आपका दूसरी जगह नहीं जा रहा है। तो ये जो विस्थापन आपका होता है, इसे एकल विस्थापन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, एकल विस्थापन के नाम से हम लोग जानते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, तो यहां पर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। जैसे A के साथ कोई प्रोडक्ट लगा हुआ है X और B के साथ लगा हुआ है Y, तो Y जो है वो कहां जाएगा, A के पास, और X जो है वो कहां जाएगा, आपका B के पास। तो Y जो है वो कहां जाएगा, यहां पर, और X जो है वो यहां पर जाएगा। मतलब इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा, द्विविस्थापन। in which exchange of ions takes place is called double displacement reaction. Okay, तो 2HCl plus K2O, 2KCl plus H2O, ये वाली हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। और अभिक्रिया की गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने भागों में बांटेंगे हम, 2 आधार पर। तो गति के आधार पर आप देखेंगे तो 2 तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। एक होती है स्लो रिएक्शंस। स्लो का मतलब कि जिनको संपन्न होने में कई साल लगे, कई वर्ष लगेंगे, कई महीनों लगेंगे, कई दिन लगेंगे, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपका स्लो रिएक्शन। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग आपका 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में नहीं लगती है। लंबे समय तक जब लोहा नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहेगा तो रस्टिंग ऑफ आयरन, तो लोहे पर जंग लगेगी। और जैसी लोहे पर जंग लगेगी तो लोहा जो है उसकी जो प्रकृति है वो कैसी होगी, आपका कठोर से मुलायम हो जाएगी। आप बोल सकते हैं कि लोहा संचारित होने लगेगा, उसमें कोरोजन हो जाएगा, और वो उसको और एक हाथ से आप तोड़ सकते हैं। आपने देखा भी होगा जंग लगी वस्तुएं बहुत जल्दी टूट जाती है। तो आपको याद रखना है कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें संपन्न होने में बहुत सारे साल लगे, मैनी ईयर्स, मैनी मंथ्स और डेट्स टू कंप्लीट इज कॉल्ड द स्लो रिएक्शन।
दूसरा कौन सा एग्जाम्पल कौन सा है, तो लोहे पर जंग लगना। तो आप देखेंगे यहां पर आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और साथ में पानी के साथ, तो क्या बनेगा आपका Fe2O3.3H2O। ठीक है। तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रिया जो बहुत फास्ट रेट से क्या होती है आपका अकम्प्लिश्ड होती है। फास्ट रेट से अकम्प्लिश्ड होने का मतलब ये होता है कि वो कुछ ही सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। कुछ ही सेकंड में कंप्लीट होने का मतलब कि तुरंत ही कंप्लीट हो जाती है। तो उसको आपको याद रखना है कि फास्ट रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहां पर ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया दी हुई है, ये अम्ल है, ये क्षार है। जब दोनों को आपस में क्रिएट करेंगे तो NaCl बनेगा और साथ में H2O बनेगा, तो तुरंत आपकी कंप्लीट हो जाती है, बहुत कम समय में कंप्लीट होती है। तो उसको हम तीव्र अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अर्धायु काल क्या होता है? तो अर्धायु काल आपको याद रखना है कि वह टाइम है जिसमें अभिकारकों की आधी मात्रा उत्पाद में बदल जाती है, अर्धायु काल कहलाता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए इसका जो मान रहेगा वो कितना रहेगा आपका 10⁻⁻12 सेकेंड होता है। 10⁻⁻12 सेकेंड। The time in which the half of the reactants are converted into the products is called the half life. For example, its value for the photosynthesis is 10⁻⁻12 सेकेंड। चलिए अब देखिएगा यहां पर दिशा के आधार पर ही आपकी कुछ अभिक्रियाएं दी गई हैं। जैसे एक है उत्क्रमणीय और दूसरी है आपका अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की हम लोग बात करेंगे। कहां गया? हाँ, ये देखिए अब ये वाली उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की जब हम लोग बात करेंगे तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में आपको याद रखना है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, अर्थात इसमें अभिकारक से उत्पाद भी बनेगा और पुनः जो उत्पाद है वो अभिकारक में क्या होता है आपका कन्वर्ट हो जाता है और इस साम्यावस्था में समान रूप से क्या होती है चलती रहती हैं। जैसे आप देखेंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को आपस में रिएक्ट किया तो ये क्या रिएक्टेंट्स हैं, अभिकर्मक हैं। तो इसने क्या बनाया, एक उत्पाद बनाया, दैट इज द प्रोडक्ट। और आपको याद रखना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये N2 और 3H2 में क्या हो जाएगा आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर? ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि N2 और 3H2 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो N2 + 3H2 2NH3। तो ये कैसी है आपका रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल का जो साइन होता है वो इस तरह से होता है, हाफ एरो ऐसा और हाफ एरो ऐसा। तो ये जो साइन होता है वो किसका होता है आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया का होता है। जैसे आप देखेंगे कि आपके घर पे इन्वर्टर लगे होते हैं, इन्वर्टर में जो बैटरी होती है उसमें सीसा संचायक सेल, और सीसा संचायक सेल जो होता है उसमें आप देखेंगे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और साथ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। दैट मींस वहां पर जो रिएक्शन होगा वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। जैसे आपकी बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है या लैपटॉप की बैटरी है, दैट इज लिथियम आयन बैटरी। तो लिथियम आयन बैटरी में जो आपका रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, तो वो जो रिएक्शन होगा वो पर्टिकुलर आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। ये आपको याद रखना है। तो बहुत सारे ढेरों एग्जांपल हैं जो क्या होंगे आपका रिवर्सिबल रिएक्शंस को शो करते हैं। ओके, तो इसमें रिएक्टेंट फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट अगेन फॉर्म रिएक्टेंट। ओके, ये आपको याद रखना है। दूसरी अभिक्रिया कौन सी है? दूसरी अभिक्रिया आपका अनुत्क्रमणीय। तो अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या होगा, तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब कि केवल एक ही डायरेक्शन में अकम्प्लिश्ड होती है। तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब अभिकारक, इसका मतलब यह है कि जो अभिकारक है ये क्या बनाएंगे आपका उत्पाद बनाते हैं, परंतु उत्पाद पुनः अभिकारकों में परिवर्तित नहीं हो। तो ऐसी अभिक्रिया जो एक ही दिशा में संपन्न होती है, अर्थात अभिकारक उत्पाद बनाते हैं परंतु उत्पाद पुनः अभिकारकों में परिवर्तित नहीं होते, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। A reaction take place only in one direction, that is the reactants form product, but the product do not convert in the reactants again। ये आपको याद रखना है। तो ये आपकी बहुत सारी आपकी जो रिएक्शंस हैं वो इस तरह से होती हैं। अच्छा, अब ये अलग तरह से एक टाइप दिया गया है कि मान लो किसी अभिक्रिया में से ऊष्मा निकलेगी, ठीक है, या फिर ऊष्मा का अवशोषण होगा। तो उस आधार पर अभिक्रिया के फिर से दो प्रकार आपके किए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट द रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। ये आपको याद रखना है। तो कौन कौन से टू टाइप हैं? तो सबसे पहले जो अभिक्रिया है वो कौन सी है आपका ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है दैट इज एक्सोथर्मिक और ऊष्माशोषी का मतलब होता है एंडोथर्मिक। ओके, ऊष्माक्षेपी दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन
का मीनिंग आपको याद रखना है कि वो अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा का निष्कासन होता है, मतलब हीट क्या होगी आपका रिलीज होगी, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे कार्बन जो है जब वो जलता है ऑक्सीजन में तो CO2 निकलेगा और साथ में क्या निकलती है, आपका ऊष्मा भी निकलती है। आपको याद रखना है कि यहां पर जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ये आप देखेंगे ये क्या है, आपका ग्लूकोज है, ये क्या है, तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीकरण हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कोशिका के अंदर, तो क्या क्या बनता है, तो आप देखेंगे CO2 बनेगा, CO2 के साथ साथ में H2O बनेगा और साथ में लार्जर अमाउंट में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो आपको याद रखना है कि C6H12O6 फिर 6O2 बनेगा, फिर 6CO2 बनेगा, H2O बनेगा और एनर्जी निकलेगी। और आपको याद रखना है कि इस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब घर में पुताई होती है तो चूने को हम लोग किसमें डाल देते हैं, तो चूने को हम लोग पानी में डाल देते हैं, तो अचानक से उसमें क्या लग जाती है, आपका आग गरम गरम निकलने लगता है, धुआं निकलने लगता है। तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, आपका एक्सोथर्मिक अभिक्रिया होगी, जो कि ऊष्मा को निकालने का काम करती है। तो ये तमाम तरह की जितनी भी रिएक्शंस है वो कौन सी होगी, आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होंगी। अब देखिएगा अगली जो अभिक्रिया है वो कौन सी है, आपका ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक। तो आपको याद रखना है एंडोथर्मिक का मतलब कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा का अवशोषण मतलब कि जिनको संपन्न कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उनको ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहा जाता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन में एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है फ्यूजन। तो फिजन में क्या होता है, फिजन में ऊष्मा निकलती है, फ्यूजन में भी निकलती है, लेकिन उसको संपन्न कराने के लिए हमको नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमको शुरुआत में एनर्जी देनी पड़ती है। तो आपको याद रखना है कि ये जो रिएक्शन है ये कौन सा कहलाएगा, तो ये आपका कहलाएगा आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आप देखेंगे कि यहां पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जब आपका एनर्जी मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन में और ब्रोम। ये आपको याद रखना है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं कि जहां से एनर्जी जो है वो अवशोषित होती है, ठीक है, अवशोषित होगी और उसके बाद संपन्न होगी। चलिए अब देखिएगा यहां पर ये ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं और रिडक्शन रिएक्शंस आपकी दी गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं और अपचयन अभिक्रियाएं, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने सेल और बैटरीज के बारे में पढ़ा था, याद है। सेल में एक इलेक्ट्रोड एनोड का होता था, दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड का होता था। एनोड पर जो रिएक्शन होती थी वो ऑक्सीकरण की होती थी, कैथोड पर जो रिएक्शन होती थी वो अपचयन की होती थी। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की जो अभिक्रिया होती थी ये दोनों साथ में होती थी, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता था। और रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप ही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, अगर वो प्राइमरी सेल है या सेकेंडरी सेल है, दोनों कंडीशन। लेकिन अगर वो सेकेंडरी सेल है तो फिर विद्युत ऊर्जा भी किसमें कन्वर्ट होगी, आपका रासायनिक ऊर्जा में, लेकिन प्राइमरी सेल में नहीं होती। तो आपको याद रखना है कि जनरली ये जो सेल्स होते हैं ये तो विद्युत सेल होते हैं, उनके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे आप देखेंगे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि लोहे पर जंग लगना, ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण की या अपचयन की। तो आपको याद रखना है चूंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन ऐड होता है, जुड़ता है, तो जिन भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसे हम लोग किस अभिक्रिया के नाम से जानेंगे, आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। या हाइड्रोजन निकल रहा है या इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो सारी अभिक्रियाएं कौन सी कहलाएंगे, आपका ऑक्सीकरण। तो उनकी डेफिनेशन यहां दी गई है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सीजन का अगर योग होगा तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो आप देखिएगा यहां पर एग्जाम्पल में भी दिया गया है, क्या दिया गया है एग्जाम्पल में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन और जलाया, उसको अच्छे से जलाया, क्योंकि अगर कार्बन अच्छे से जलेगा उसका पूर्ण दहन होगा तो CO2 निकालेगा, लेकिन अगर कार्बन अच्छे से नहीं जलेगा, उसका अपूर्ण दहन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकालेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर जलाएंगे तो फिर यहां पर क्या निकलेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बने, ठीक है। कॉपर को जलाया तो कॉपर ऑक्साइड, ये पानी बना मैग्नीज ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सभी में क्या हो रहा है, तो सभी में आप देखेंगे कि यहां पर ऑक्सीजन जो है वो आपका ऐड होगा। और जहां पर भी ऑक्सीजन ऐड होगा उस अभिक्रिया को हम लोग आंख बंद करके बोल सकते हैं
कि ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है, आपका ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। चलिए दूसरा और इसी की डेफिनेशन कि हाइड्रोजन का जो होता है वो निष्कासन होता है। हाइड्रोजन इज रिलीज्ड। अगर किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकल रहा है, अगर किसी अभिक्रिया में और अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसको भी हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन निकल गया इसमें से, सल्फर में से, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये भी इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, CO2 हो गया, तो ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये भी ऑक्सीकरण है, ये भी ऑक्सीकरण है और ये भी ऑक्सीकरण है। सब में एक ही चीज तो आपको कॉमन नजर आ रही होगी कि सभी में से जो हाइड्रोजन है वो आपका निकल रहा है। ओके, ये आपको याद रखना, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन निकलेगा, या मैं बता रहा हूं ना कि इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे। जैसे ये, ठीक है। अब देखना यहां पर कुछ और डेफिनेशन दी गई है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये डेफिनेशन दी गई है कि धन विद्युत तत्व का निष्कासन होता है। द एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, आपका रिमूव्ड होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो जो भी आपका धन विद्युत तत्व है, पॉजिटिव जो एलिमेंट है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का जो एलिमेंट है वो क्या होगा, आपका रिमूव होगा। तो रिमूव हो रहा है तो आपको याद रखना है यहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी रिएक्शन से आपको याद है। ऋण विद्युत तत्व का क्या होता है, आपका योग होता है। तो ऋण विद्युत तत्व कौन सा है, आपका क्लोरीन है, तो इसमें ऐड हो रहा है। तो अगर ऐड होगा तो ये बनेगा। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपका निकलेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, आपका ऐड हो रहा है। तो ये भी आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। जैसे आपका मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन में टूटा, जैसे जिंक है, और आपको पता है कि जिंक क्या करेगा, आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो यहां पर ये भी किसकी अभिक्रिया है, आपका ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। तो मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। C पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है, आपका ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ओके, इसके बाद फिर जो अभिक्रिया है वो कौन सी है, अपचयन। और अपचयन अभिक्रिया में आपको याद रखना है कि जस्ट अपोजिट होती है ऑक्सीकरण के, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा नहीं, निष्कासन होगा। तो ऑक्सीजन अगर निकल रहा है तो ऑक्सीकरण की ऑक्सीजन अगर निष्कासित हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो फिर अपचयन की या रिडक्शन रिएक्शन। दूसरा, हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है ना हाइड्रोजन, तो कौन सी अभिक्रिया है, आपका अपचयन की अभिक्रिया। या फिर धन विद्युतीय तत्व का क्या होगा, योग होगा। तो आपको याद रखना है कि ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, तो ये जो अभिक्रिया कहलाएगी आपकी धन विद्युतीय तत्व का योग होता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो अभिक्रिया है ये अपचयन की अभिक्रिया कहलाएगी। या फिर ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। वहां क्या हो रहा था, ऋण विद्युतीय तत्व इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो ऐड हो रहा था, यहां रिमूव हो रहा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है। तो अगर किसी अभिक्रिया में या कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है तो वहां अपचयन की अभिक्रिया होती है। तो आपको याद रखना है कि कौन सी अभिक्रिया है, आपका अपचयन की अभिक्रिया है, रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर ये लिखा हुआ है रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में केवल एक ही चीज आपको याद रखनी है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। अगर दोनों साथ साथ हो रहे हैं तो आपको याद रखना है ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं यहां पर बता देता हूं, जैसे मुझे एक सीसा संचायक सेल की आपकी एक क्वेश्चन याद आ रही है। PbSO4, ये तो ये जो है वो एक्चुअली में रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब आपको याद रखना है कि यहां पर ऑक्सीकरण भी हो रहा है साथ में एक ही अभिक्रिया के अंदर, और अपचयन भी हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, ऐसी सभी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और आपका जो सेल होता है, विद्युत सेल होता है,
वो किस अभिक्रिया पर काम करता है, तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया पर काम करता है। तो इसके बहुत सारे ढेर सारे आप एग्जाम्पल और अलग से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि भाई ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये कौन सी है, आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, तो अभिक्रिया वाला जो पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए इतना, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।